हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ज्ञान कैफे में। और आज हम देख रहे हैं क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस की 6 चैप्टर जो सेकंड बुक का है। और इस चैप्टर में हम जो टॉपिक्स कवर करने वाले हैं वो है नागरिकता की परिभाषा क्या है, नागरिकता व राष्ट्र के बीच संबंध क्या है, और क्या प्रत्येक व्यक्ति को किसी न किसी राष्ट्र का सदस्य या नागरिक मान लेना चाहिए। आप वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा ताकि आपको इस चैप्टर से जुड़े हुए सारे सवालों के अच्छी तरह से जवाब मिल जाएंगे। साथ ही साथ कुछ ऐसे पॉइंट्स भी आपकी स्क्रीन पर आएंगे जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आपके ज्ञान के लिए भी काफ़ी ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट है। तो आइए बढ़ते हैं चैप्टर की ओर। पहला आपका जो है नागरिकता, इसकी परिभाषा क्या है? तो नागरिकता एक राजनीतिक समुदाय की पूर्ण व समान सदस्यता है, यानी किसी पॉलिटिकल कम्युनिटी का पूर्ण या फिर एक समान सदस्यता को हम नागरिकता कहते हैं। आज विश्व में अनेक राष्ट्रों ने अपने सदस्यों या नागरिकों को एक राजनीतिक पहचान दी है और उसके साथ क्या दिया है, कुछ अधिकार भी दिया है। आज आपने देखा होगा, आपको पता ही है कि हर एक राज्य जो होता है, हर एक राष्ट्र जो होता है, हर एक देश जो होता है अपने नागरिकों को एक पहचान देता है, नागरिकता देता है और साथ में उसके साथ कुछ अधिकार देता है जिससे वो जो वहाँ के नागरिक जो है अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकें। हम भारत के लोग खुद को भारतीय कहते हैं और क्योंकि हम भारत में जन्मे हैं, भारत में जो हर एक नागरिक को अधिकार प्राप्त होता है सामान्यतः वो हमें प्राप्त हैं, तो इसकी महत्ता को हम शायद नज़रअंदाज कर देते हैं, हम समझते नहीं हैं। लेकिन अगर जब हम दुनिया भर में उन हजार लोगों के स्थिति के बारे में सोचते हैं जो दुर्भाग्यवश शरणार्थी और अवैध प्रवासी के रूप में रहने को मजबूर हैं। मतलब शरणार्थी कौन होता है? जो ऐसा व्यक्ति जो किसी दूसरे राष्ट्र में पहले रह रहा हो लेकिन वहाँ पर चाहे युद्ध की वजह से, चाहे वहाँ पर उसको उत्पीड़ित किया गया है, मार पिटाई की गई है, या फिर युद्ध के कारणों से किसी भी अकाल पड़ने के कारणों से अगर वो किसी और देश में चला जाता है तो और जो दूसरा देश होता है जिसमें जहाँ वो जाता है वो वहाँ पर उसको नागरिकता प्रदान नहीं करता है या उसको पूरा अधिकार नहीं देता है, तो उनको शरणार्थी कहा जाता है। तो आप उन लोगों की स्थिति के बारे में सोचेंगे जो शरणार्थी हैं या जो अवैध प्रवासी है, जो किसी और दूसरे देश में चले जाते हैं डर के मारे अपने राज्य के कुछ न किसी समस्या को लेकर, तो उनको आप देखेंगे कि उनके लिए जो अधिकार है हमारे प्रकार के अधिकार से अलग है। मतलब उनको कोई अधिकार ठीक से प्राप्त नहीं है, क्योंकि ऐसे लोगों को कोई भी राष्ट्र अधिकार की गारंटी नहीं देता है और वे आमतौर पर असुरक्षित हालत में जीवन व्यापन करने के लिए मजबूर होते हैं। हालांकि सभी राष्ट्र ने अपने नागरिकों को एक समान अधिकार नहीं देते, परंतु अधिकार लोकतांत्रिक देशों में कुछ मूल अधिकार जो होते हैं जो लगभग सभी लोकतांत्रिक देश एक समान रखते हैं। ऐसे मतदान का अधिकार हो गया, आपका वोट डालने का अधिकार हो गया, अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता का अधिकार हो गया, इसके अलावा शिक्षा का अधिकार हो गया, न्यूनतम मजदूरी का अधिकार हो गया। ये सारे अधिकारों को जो श्रेणी है पर हर एक लोकतांत्रिक देश जो है इन अधिकारों का अपने संविधान में समावेश करना चाहता है, जिससे जो उसका राष्ट्र हो एक संपूर्ण लोकतंत्र का समर्थन करता हुआ दिखाई दे। और कुछ ऐसे राष्ट्र भी हैं जो चोला पहने हुए हैं लोकतंत्र का, लेकिन सैनिकों के शासन का जो है बोलबाला रहता है। आपको पता ही होगा जो हमारा पड़ोसी राज्य दुर्भाग्यवश पाकिस्तान है, और यहाँ पर आपको पता है कि लोकतंत्र जो है खाली एक पहनावे मात्र से दिखाई देता है। मतलब वास्तव में यहाँ पर जो सैनिकों का शासन चलाया जाता है। नागरिक आज जिन अधिकारों का प्रयोग करते हैं उन सभी को संघर्ष के बाद हासिल किया गया है। आज जिन अधिकारों का आप और हम प्रयोग कर रहे हैं उनको काफ़ी संघर्ष के बाद हासिल किया गया है। उदाहरण के लिए प्रारंभिक संघर्ष में, यानी शुरुआत में जो संघर्ष हुआ था, ये अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए वो राजतंत्र के खिलाफ उड़ा था। 1789 का फ्रांसीसी क्रांति आपको शायद याद होगा। उसके अलावा दक्षिण अफ्रीका के काले लोगों को सत्तारूढ़ गोरे अल्पसंख्यकों के खिलाफ संघर्ष करके समान नागरिकता को हासिल करना पड़ा। दक्षिण अफ्रीका के अंदर जो काले लोगों की संख्या बहुत अधिक थी, गोरे लोगों की संख्या कम थी, लेकिन गोरे लोगों का काले लोगों पर बोलबाला था। काले लोगों को वो अधिकार प्राप्त नहीं थे जो गोरे लोगों को थे दक्षिण अफ्रीका के अंदर। तो उन काले लोगों को भी काफ़ी लंबा संघर्ष करना पड़ा अपने एक समान अधिकार प्राप्त करने के लिए। ठीक है, तो पूर्ण सदस्यता व समान अधिकार पाने का संघर्ष विश्व के कई हिस्सों में आज भी जारी है। ऐसे कि महिला आंदोलन और दलित आंदोलन, ये सब हमारे भारत में इसके उदाहरण हैं, क्योंकि इनको लगता है, इन समुदायों को लगता है कि इनको पूर्ण सदस्यता या पूर्ण नागरिकता या एक समान अधिकार प्राप्त नहीं हुए हैं। महिलाओं और दलितों के संदर्भ में कहीं न कहीं ये उचित भी है। अब बात कर लेंगे संपूर्ण व समान सदस्यता क्या होती है। आप लोग ट्रेन में सफ़र किए होंगे, अगर आप में से किसी व्यक्ति ने या फिर आपने देखा होगा जो ट्रेन में एक अनारक्षित डिब्बा होता है, अनरिजर्व बोगी होती है, जिसके अंदर जो है
जैसे हम लोकल बॉडी बोलते हैं, वहाँ पर जो है कोई व्यक्ति जो है खाली पहले सीट पर जो पहले अंदर घुसता है वो सीट पर अपना अधिकार जमा लेता है। तो अगर इस प्रकार से समझिए कि अगर एक ट्रेन का एक ऐसा बोगी जो जनरल डिब्बा है उसके अंदर 2 व्यक्ति घुसना चाहते हैं, पहले वो क्या करते हैं, आपस में संघर्ष करते हैं अंदर घुसने के लिए। अंदर अगर घुस कर थोड़ा वाद विवाद करके लड़ झगड़ के हाथापाई से नहीं लेकिन वही बोलियों से अपनी, और उसके बाद अगर वो दोनों सीट पर बैठ जाते हैं तो क्या करते हैं, अगर कोई तीसरा फिर आता है, जैसे आप एक ट्रेन में मान लें, एक ट्रेन का डब्बा मान लें, उसके अंदर 2 व्यक्ति जो अंदर घुसने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, पहले वो आपस में संघर्ष कर रहे हैं, उसके बाद अंदर घुसने के बाद अगर वो सीट पर बैठ जाते हैं तो कोई तीसरा व्यक्ति जब आता है तो वो क्या, तो उसके खिलाफ ये दोनों आपस में एक साथ हो जाते हैं, यानी स्वार्थ जो है साझा करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इनको मालूम होता है कि हम तो बैठ चुके हैं, अगर ये तीसरा भी यहाँ पर अगर अपना हक जमाने का प्रयास करेगा, बैठने का प्रयास करेगा तो दिक्कत हमें आगे होने वाली है। बिल्कुल ठीक जो है ये राज्य के संदर्भ में भी होता है। आप हमारे भारत में करीब 28 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28 राज्यों की जो आर्थिक स्थिति एक समान नहीं होती है। एक गरीब मजदूर अपने रोजगार के लिए, अपने बच्चों की शिक्षा के लिए दूसरे राज्य में पलायन करने के लिए मजबूर हो जाता है। तो जिस राज्य में वो पलायन करता है वहाँ के लोग पहले से कंपटीशन में रहते हैं आपस में, है ना। ऐसे ये आप मान लो कुछ एग्जाम्पल ले लो, दिल्ली मुंबई का ले लो, यहाँ के जो स्थायी निवासी होते हैं वो पहले से आपसी प्रतिस्पर्धा में लगे हुए होते हैं। लेकिन ये विरोध किस बात का करते हैं कि अगर कोई व्यक्ति बाहर से आकर, कुछ दूसरे राज्य से आकर इनके राज्य में बैठकर आवास के साथ साथ जो है नौकरियों में, चिकित्सा में, शिक्षा में अगर साझा करता है तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाता है। कई मायनों में सही भी है, क्योंकि प्रत्येक राज्य के पास सीमित संसाधन होते हैं और सीमित आय को वो उत्पन्न करता है, और शिक्षा और चिकित्सा का भी सीमित ही होती है इनकी। अगर किसी एक राज्य पर ज़्यादा बोझ पड़ जाता है तो वो राज्य विकास नहीं कर पाता है ठीक प्रकार से। तो हमारे देश के जो संविधान ने हम सबको ये अधिकार दिया है, क्योंकि हमारे पास स्वतंत्रता का अधिकार है, हम भारत के किसी हिस्से में जाकर रह सकते हैं, वहाँ काम कर सकते हैं, वहाँ शिक्षित हो सकते हैं। लेकिन क्या होता है, अगर कोई जाता है तो कहीं आपने कई राज्य ऐसे भी कई राज्यों में देखा गया है कि जो वहाँ के लोग होते हैं, स्थायी लोग होते हैं, बाहरी लोगों के अंदर आने का विरोध करते हैं। विरोध करने का अधिकार हमारा संविधान देता है, प्रतिवाद करने का अधिकार और अपने अभिव्यक्ति को व्यक्त करने का जो अधिकार है संविधान देता है। हम इसको शांतिपूर्वक कर सकते हैं और कहीं ना कहीं ऐसे मामलों को शांतिपूर्वक जो है अदालत में सुलझा देना चाहिए। बात करेंगे समान अधिकार की। इस बात में हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि क्या पूर्ण व समान सदस्यता का ये अर्थ ये है कि राज्य सरकार द्वारा सभी नागरिकों को, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, कुछ बुनियादी अधिकारों और न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी नहीं देनी चाहिए। मतलब प्रत्येक 28 राज्य, हमारे पास 28 राज्य हैं, क्या प्रत्येक राज्य सरकार को ये नहीं चाहिए कि वह अपने राज्य के नागरिकों को कम से कम वह जीवन स्तर उपलब्ध करवाए, कम से कम आय के उतने सोर्स, जो रोजगार के उतने सोर्स उत्पन्न करे अपने राज्य में कि वहाँ के नागरिकों को किसी और राज्य में पलायन ना करना पड़े, चाहे वो शिक्षा के संदर्भ में हो, चाहे वो रोजगार के संदर्भ में हो। अगर प्रत्येक राज्य जो है अपने यहाँ फैक्ट्री या फिर रोजगार के माध्यम से जो अपने यहाँ के नागरिकों को किसी और राज्य में जाने से रोक देता है, तो कहीं ना कहीं हमारी जो जनसंख्या जो विस्थापन होता है किसी शहरी क्षेत्र में, वो कहीं ना कहीं रुक सकता है। तो इसके बारे में राज्य सरकार को सोचना चाहिए। अब हम जो शहरी गरीबी पर नज़र डालेंगे। शहर की गरीबी आपने देखा होगा कि एक झुग्गी झोपड़ी होती है, शहर के किसी कोने में एक बड़ा हट सा होता है जहाँ पर छोटे छोटे कमरों में जो है एक पूरी झुग्गी का पूरा मोहल्ला होता है, और उन छोटे छोटे कमरों में जो होते हैं एक जो लोग ठूस के बड़े होते हैं। एक छोटा सा कमरे में 4 लोग या 5 लोग रहते हैं। वहाँ पर पानी की भी ठीक से उपलब्धता नहीं होती है, बिजली का भी ठीक से कहीं होता है तो कहीं नहीं होता है, और शौचालय तो होता ही नहीं है। इनका निजी शौचालय नहीं होता, सार्वजनिक शौचालयों का ये इस्तेमाल करते हैं जो सरकार द्वारा प्रोवाइड की जाती है। और इन्हीं शहरी गरीबों पर जो है गंदगी फैलाने का आरोप लगाया जाता है, अपराध को बढ़ाने का आरोप लगाया जाता है, उसके बाद जो है बीमारी को फैलाने का भी इन पर आरोप लगाया जाता है। लेकिन और जो यहाँ के जो शहरी अमीर वर्ग होते हैं इनको एक अलग ही दृष्टि से देखते हैं। इन तीनों जो अपराध हैं, गंदगी फैलाना, बीमारी को फैलाना, चाहे आपराधिक मामलों को बढ़ाना, ये सोचते हैं कि इनमें इन सभी ऐसे लोगों का ही हाथ होता है। लेकिन अगर हम दूसरे संदर्भ में देखें तो इनके बिना जो है शहर को आगे बढ़ाना भी मुश्किल हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये वही वर्ग है जो अमीर वर्गों के कार्य को आसान करने में, उनको अमीर बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। आप कुछ
फिक्स देखिए, जैसे आपका प्लम्बर हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गया, और भी बहुत सारे जो कार्य करते हैं, पेंट वाला हो गया, कारपेंटर हो गया। तो ये सारे समुदाय, मजदूर वर्ग, सारा वर्ग जो है शहरी गरीबी में बटा हुआ है, और इनका शोषण भी होता रहता है। क्योंकि अब आपको पता होगा कि कई लोग ठेला रेडी लगाते हैं रोड पे या सड़कों के किनारे या अपने घर के आगे, तो उनके लिए पहले समस्या हुआ करती थी कि उनके साथ जो है पुलिस वाले उत्पीड़न करते थे, है ना। उनके साथ वो उनको जो कुछ अमाउंट लेकर, कुछ पैसे लेकर उनको ये अनुमति दी जाती थी कि हाँ अब तुम यहाँ पर अपना ठेला चाहे रेडी चाहे कुछ भी है जो आप लगा सकते हो। लेकिन वर्ष 2004 में सरकार ने इसकी तरफ थोड़ा कदम उठाया और फुटपाथ दुकानदारों को नियमन किया, और इन नीतियों के माध्यम से विक्रेताओं को मान्यता भी प्रदान की गई है। यानी सरकार ने इनके बारे में थोड़ा सोचा है, 2004 से जो है कार्यरत है ऐसे। लेकिन आज भी समाज में ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहाँ पर जो है ऐसे लोगों का जो शोषण है वो हमारे कार्यपालिका के सदस्य यानी अधिकतर पुलिस वालों में ही देखने को मिलता है, और ये मामले आपके सामने मीडिया के माध्यम से आते ही रहते हैं आए दिनों में। पुलिस का चेहरा तो मुझे या तो सपनों में अच्छा लगता है, नहीं तो टीवी में अच्छी दिखाई देती है, इसके अतिरिक्त वास्तविकता में कम दिखाई देती है। सभी नागरिकों को समान अधिकार और अवसर देने पर विचार करना, सुनिश्चित करना इस राज्य के लिए आसान मामला नहीं है। हम यहाँ बैठ के ये कह सकते हैं कि हाँ सरकार को ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, चाहे ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, लेकिन ये जो मामला है, ये जो समस्या है, इसको सुलझाना इतना आसान नहीं होता है। क्योंकि हम में से प्रत्येक की ज़रूरत अलग है, प्रत्येक की मांगें अलग है, और सब पर एक प्रकार की नीति को लागू कर देना समानता नहीं होती है। यानी इससे हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि आपकी ज़रूरतें और आपका समस्या अलग है। आप खुद सोचिए, अगर एक डॉक्टर जो है सभी को एक ही प्रकार की गोली दे देगा तो क्या सारे मरीज ठीक हो जाएंगे? सबकी बीमारियां अलग होती है। ठीक इसी प्रकार से हमारी सबकी समस्या भी अलग होती हैं। तो हम सब के साथ सरकार को प्रयास करना चाहिए कि हम सब में बराबरी आए, हम सब में बराबरी आए, और किस समाज में किस समूह की ज़रूरत क्या है वो उसकी ज़रूरतों को पूर्ति करे, अगर वो ज़रूरत उचित है तो। इस प्रकार से सरकार को जो है आगे बढ़ना चाहिए। अब बात कर रही है नागरिकता और राष्ट्र की। कोई भी नागरिक अपनी राष्ट्रीय पहचान जो है झंडे के माध्यम से, राष्ट्रभाषा के माध्यम से, राष्ट्रगान के माध्यम से या कुछ विशेष उत्सवों को मनाकर जो है प्रकट करता है। आधुनिक जो अधिकतर लोकतांत्रिक देश होते हैं वो देश जो होते हैं वो नागरिक समावेशी होते हैं, मतलब जो सभी नागरिकों को नागरिकता प्रदान करने के समर्थन में होते हैं। जैसे कि फ्रांस जो है वो केवल यूरोप कॉन्टिनेंट के यानी यूरोपीय महाद्वीप के लोगों को नहीं बल्कि उत्तरी अफ्रीका से आए हुए लोगों को भी नागरिकता प्रदान करते हैं। यानी जो दूसरे क्षेत्र से आ रहे हैं उनके क्षेत्र में उनको भी नागरिकता प्रदान करते हैं। तो दूसरे क्षेत्र से आए हुए लोगों को भी नागरिकता प्रदान करना, ये जो प्रोसेस होता है इसको राज्यकृत नागरिकता कहते हैं। ठीक है, अर्थात दूसरे क्षेत्र से आए हुए नागरिकों को भी अपने में सम्मिलित करना राज्यकृत नागरिकता कहलाता है। राज्यकृत नागरिकता के लिए आवेदकों की अनुमति देने की शर्तें प्रत्येक देश में अलग होती है। मतलब अगर ऐसा कि जो आप मान लो कि फ्रांस वालों का एक अलग मापदंड होगा, उनकी कुछ पॉलिसीज, उनकी कुछ नीतियाँ ऐसी होगी जिस पर अगर कोई व्यक्ति खड़ा उतरता है तभी उसको नागरिकता मिलती है। और भारत का अलग है और अनेक राष्ट्रों का अलग है। हम राष्ट्र के संदर्भ में इसको समझते हैं। जैसे कि आप अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान से बाहर आता है, भारतीय की नागरिकता प्राप्त करना चाहता है तो उसके लिए हमारी नागरिकता देने की जो पॉलिसीज होती है थोड़ी सी कठोर होती है। और कोई अन्य राष्ट्र होता है जो हमारा बहुत अधिक मित्र राष्ट्र है, उसके वहाँ के किसी लोग को अपने भारत की नागरिकता प्रदान करनी है तो उनके लिए भी पॉलिसीज़ का निर्माण किया जाता है। तो ये प्रत्येक देश में जो है अलग अलग होता है। प्रत्येक देश जो है अपनी नागरिकता प्रदान करने की नीति को लेकर जो है अलग अलग नियम का जो है पालन करते हैं, अलग अलग नीतियों के माध्यम से उसको प्रदान करते हैं। ठीक है, आप इसके एग्जाम्पल और भी है, जैसे कि इजराइल या जर्मनी जो थे वो तुर्क से आए हुए मजदूरों को अपने यहाँ नागरिकता प्रदान करते थे। वो चाहते थे कि ये मजदूर हमारे देशों में आए। जो जर्मनी और इजराइल थे वो तुर्क के मजदूरों का समर्थन करते थे और उनको यह जो है आप कह लो कि लालच देते थे कि अगर आप यहाँ आओगे तो आपके बच्चे अगर जन्म जर्मनी या इजराइल में लेते हैं, अगर जर्मन में अगर काम कर रहे हैं तो जर्मनी कहलाएंगे। अगर इजराइल में अगर आपके बच्चे पैदा होते हैं तो वो जन्म से ही उनको इजराइल की नागरिकता प्रदान की जाएगी। तो अनेक राष्ट्र जो है इसको अलग अलग माध्यम से लुभाने का प्रयास भी करता है। अपने यहाँ जो है अपने आर्थिक विकास के लिए, अपने आर्थिक विकास के संदर्भ में जो नागरिकता प्रदान करने की जो नीति है उसमें ढील भी देता है। भारतीय संविधान के दूसरे भाग में नागरिकता देने के संदर्भ में उल्लेख किया गया है। भारत में जन्म के आधार पर, यानी अगर आपका जन्म भारत में हुआ है तो भैया भारत नागरिक कहलाएंगे। वंश या परंपरा के आधार पर भी नागरिकता दी जाती है। जैसे कि यदि आप भले ही
भले ही कहीं और जन्मे हो, लेकिन अगर आपके माता पिता का संबंध या दादा परदादा का संबंध भारत से है तो आप भी भारत के नागरिक कहला जाओगे। देशीकरण के माध्यम से, पंजीकरण के माध्यम से, यानी रजिस्ट्रेशन कराकर भी जो है आप भारत के नागरिक कहलाए जा सकते हैं। इसके साथ साथ अगर भारत का भूमि क्षेत्र बढ़ाया जाता है, जैसे मान लो कि भारत जो है हमारा जैसे कि भारत जो है पाकिस्तान के किसी क्षेत्र पर अपना अधिकार जमा लेता है, तो वहाँ के सारे नागरिक जो है भारतीय कहलाएंगे। यानी अगर भारत अपनी पृष्ठभूमि को बढ़ाता है, अपने एरिया को बढ़ाता है, तो जिस क्षेत्र को वो बढ़ाएगा उस क्षेत्र के सारे नागरिकों को भारतीय कहा जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो भारत की नागरिकता को हासिल किया जा सकता है। बात करेंगे सार्वभौमिक नागरिकता की। हम अक्सर मान लेते हैं कि जो अधिकतर लोकतांत्रिक देश होते हैं वो समावेशी होते हैं, मतलब वो ऐसा मानते हैं कि जो शरणार्थी वगैरह होते हैं उनको नागरिकता प्रदान करनी चाहिए। ठीक है, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं होता है, क्योंकि प्रत्येक राष्ट्र का अपनी अपनी नीति होती है। पहली बात तो जो है शरणार्थी और अवैध प्रवासी किस प्रकार से उत्पन्न होते हैं, तो देखो इसका विस्थापन का कारण क्या है, मतलब क्यों कोई राष्ट्र के लोग जो होता है दूसरे राष्ट्र में चला जाता है। तो पहला कारण तो युद्ध है, कि अगर युद्ध होता है किसी दो राष्ट्र के बीच में और उसके अंदर किसी राष्ट्र को लगता है, किसी राष्ट्र के लोगों को लगता है कि उसमें खतरा है, तो वो एक अन्य राष्ट्र में, एक दूसरे देश में जाकर पलायन करता है, चाहे वो वैध तरीके से हो चाहे अवैध तरीके से होता है। दलालों के माध्यम से इसको किया जाता है, अक्सर देखा गया है ये इतिहास के अंदर। और इसके साथ देखो आपका अकाल पड़ जाता है। अगर किसी राज्य में किसी देश के अंदर अगर अकाल पड़ जाए, भुखमरी हो जाए, तो वो क्या करते हैं, रोजगार की तलाश में, अपने जीवन यापन की तलाश में जो है किसी दूसरे राष्ट्र की तरफ अपना जो है कदम बढ़ाते हैं। इसके साथ आपको उत्पीड़न का मामला भी होता है कि अगर कोई राष्ट्र अपने नागरिकों को, अगर किसी देश की सरकार जो होती है अपने नागरिकों को ठीक प्रकार से लोकतांत्रिक अधिकार नहीं देती है, उनके जीवन यापन के न्यूनतम स्तर को भी नहीं वो टच कर पाती है, तब भी जो नागरिक होता है किसी दूसरे राज्य में, कुछ दूसरे देश में पलायन करने के लिए मजबूर हो जाता है। तो ये सभी समस्याओं की वजह से जो होता है ये पलायन या फिर जो अवैध प्रवासी या शरणार्थियों की संख्या जो है बढ़ जाती है। अब हम जो बात करेंगे कि विश्व नागरिकता क्या होती है। आज पहले का जो ज़माना था जहाँ पर संचार के उच्चतम या जो वर्तमान में जो संचार के साधन है, यानी कम्युनिकेशन का जो सोर्स अब है, पहले नहीं हुआ करता था। अब इंटरनेट के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से और इसके अलावा अनेक सोर्स के हिसाब से जो है कोई भी एक समस्या राष्ट्र की समस्या बनकर नहीं रह गई है। आप देश के किसी भी पूरे विश्व के किसी एक भाग का कुछ भी अगर अच्छा या बुरा होता है तो उसका प्रभाव पूरे विश्व पर पड़ता है। पूरे विश्व से उसके प्रति जो है प्रतिक्रिया जो होती है, रिएक्शन जो होते हैं, राष्ट्राध्यक्ष जो होते हैं वो प्रतिक्रिया करते हैं। तो ये पहले संभव कम था, बहुत कम था, क्योंकि पहले संचार के इतने उन्नत साधन का विकास नहीं हुआ था। लेकिन अगर किसी राष्ट्र में, किसी देश में कुछ भी ऐसा घटित होता है जो ठीक नहीं होता है, तो उसको जो है अगले ही पल मीडिया के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से या किसी भी सोर्स के माध्यम से पूरे विश्व में फैला दिया जाता है। ये एक तरह से वरदान भी साबित हुआ है, क्योंकि वैश्विक नागरिकता के अंतर्गत अगर किसी दो राष्ट्र के मध्य युद्ध चलता है या फिर जो नागरिक होते हैं किसी तीसरे राष्ट्र में पलायन करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, तो ऐसी समस्याओं को जो होता है वो राष्ट्र आपस में मिलकर सुलझाकर या मध्यस्थता के माध्यम से सुलझा सकते हैं। विश्व जो है क्योंकि हम राष्ट्र के नागरिक होते हुए भी एक राष्ट्र के नागरिक होते हैं और साथ में जो है एक विश्व के नागरिक भी हैं हम, तो इसको ही विश्व का नागरिकता कहा जाता है, जहाँ पर पूरे विश्व के मानव अधिकारों की जो चर्चा है की जाती है। इस चैप्टर को में क्या था, नागरिकता क्या होती है, इसको मैंने समझाने का प्रयास किया है। आशा है आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आएगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके आगे बढ़िए। और जो जितने पॉइंट्स आप देखे हैं स्क्रीन पर, वो सारे ही पॉइंट्स आपके जो है परीक्षा के माध्यम से, परीक्षा के संदर्भ में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो उसको नोट भी कर सकते हैं आप। मिलते हैं आपसे 7वें चैप्टर में, जब तक के लिए नमस्कार।